मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही हैं। अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा है विद्युत धारा, जिसमें अपन अंतिम पड़ाव में हैं। और कल अपने सेलों के बारे में जानकारी ली थी, सेल किसे कहते हैं। फिर उसी से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, जैसे कि विद्युत वाहक बल था, टर्मिनल वोल्ट था और आंतरिक प्रतिरोध। अब उसी क्रम में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ से अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सेलों का संयोजन। अभी तक अपन संयोजन दो टाइप से पढ़ चुके हैं। एक अपने 4th चैप्टर में पढ़ा था संधारित्रों का संयोजन, और अभी कल परसों ही अपन ने पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, नेक्स्ट है सेलों का संयोजन। तो फिर वही कि सेलों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है कैसे, श्रेणीक्रम संयोजन, और दूसरा कैसे हो सकता है, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, मुख्यतः संयोजन दो ही प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट वाला लेकर चलते हैं अपन, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन। तो डेफिनेशन वही रहती है, बस उसमें नाम परिवर्तित हो जाते हैं। तो सेलों में एक धन टर्मिनल होता है और एक ऋण टर्मिनल होता है। ठीक है, तो सेलों का ऐसा संयोजन है, वह संयोजन जिसमें एक सेल का, जैसे कि अपन यहाँ पे साथ साथ मान के चलते हैं कि अपने पास में दो सेल हैं और दो सेल है जिनका विद्युत वाहक बल, कल अपन ने पढ़ा था विद्युत वाहक बल है, एक का E1 है, दूसरे का E2 है। ठीक है, और उनका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो एक का R1 है, E1 वाले का R1 और E2 वाले का R2, आंतरिक प्रतिरोध की बात की है। तो ये श्रेणीक्रम में संयोजित है। तो इसी के अनुसार मैं परिभाषा बता रहा हूं कि ऐसा संयोजन जिसमें एक सेल का ऋण टर्मिनल, जैसे मान लो मैं इसको ऐसे जोड़ूं कि ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, इसी के साथ में, क्योंकि ये जो आंतरिक प्रतिरोध है तो इसी के अंदर होगा, आंतरिक भाग में होगा, तो इसके साथ ऐसे जोड़ते हैं अपन इसको। ठीक है, तो ये प्लस, ये माइनस, ये E1। तो ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है। ठीक है, और दूसरे का ऋण टर्मिनल तीसरे के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है। इस संयोजन को क्या कहते हैं, श्रेणीक्रम। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के या अगले सेल के धन टर्मिनल से संयोजित होता है, इसको अपन कहते हैं श्रेणीक्रम संयोजन। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब अपन दो सेल मान के चल रहे हैं जिनका विद्युत वाहक बल है E1 और E2, उनका आंतरिक प्रतिरोध है R1 व R2, श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये पहले का ऋण टर्मिनल दूसरे के धन टर्मिनल से हो गया, दो ही सेल ले रखे हैं, ये दूसरे का आंतरिक प्रतिरोध हो गया। ठीक है, ये दोनों बिंदु A और B के बीच में जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों ये जो अंत्य बिंदु हैं, एंड पॉइंट्स हैं, जो कि देखो एक तो प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, ये दोनों बाह्य प्रतिरोध से संयोजित हैं। ये बाह्य प्रतिरोध हो गया, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो ये अपना डायग्राम, जिसमें ये R1 हो गया, ये R2 और ये बीच का बिंदु नाम दे दिया मैंने C। तो इस प्रकार से संयोजित हैं। तो इस प्रकार से संयोजित होंगे। तो अपन ने कल एक रिलेशन पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कल ये काम आएगा। विद्युत जो वाहक बल है और टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध में एक रिलेशन था, V = E - IR। V टर्मिनल वोल्टता, E विद्युत वाहक बल था, I उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा और R था उसका आंतरिक प्रतिरोध। ये अपन ने कल पढ़ा था, तो इसी का अपन यूज कर रहे हैं। तो अपन लिख रहे हैं कि जो संयोजन है, इस संयोजन में जो फर्स्ट सेल है, प्रथम सेल, तो प्रथम सेल के लिए जो कल वाली समीकरण है वो क्या लिखी जाएगी, प्रथम सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता को डिनोट करते हैं V से, और विद्युत वाहक बल को डिनोट करते हैं E से। दोनों है एक ही, एक खुले परिपथ में होता है तो एक बंद परिपथ में होता है। ठीक है,
तो टर्मिनल वोल्टता V इज इक्वल्स टू, पहले के लिए क्या बनेगी V1 और E1 माइनस IR1, ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर जो भी विद्युत वाहक बल होगा वो दोनों का डिफरेंट है, तो उनकी टर्मिनल वोल्टता भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, जो अपन यहां पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो द्वितीय सेल के लिए, अब दूसरे सेल के लिए क्या हो जाएगा, द्वितीय सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, टर्मिनल वोल्टता उसको अपन ने V2 से डिनोट किया है, किसे किया है, V2 से डिनोट किया, तो V2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगी, E2 माइनस IR2, ओके। तो ये V1 इसके सिरों पर, V2 इसके सिरों पर, तो बिंदु A व B के बीच की अगर मैं बात करूं विभवांतर की, अगर वो अपन V माने, तो बिंदु A व B के मध्य कुल विभवांतर, कल बताया था आपको, विभवांतर कह लें अपन, चाहे टर्मिनल वोल्टता कह लें, चाहे विभव पतन कह लें, वो एक ही बात है, ठीक है। तो जैसे इन दोनों के बीच का विभवांतर कह दो आप, या इसमें कितना विभव पतन हुआ तभी तो विभवांतर उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये अलग अलग स्थितियों में अलग अलग है, वैसे एक जैसे ही अपन कह सकते हैं इनको। तो मध्य कुल विभवांतर कितना है वो अपन मान के चल रहे हैं V, और V हो तो V बराबर होगा V1 प्लस V2, क्योंकि इसके सिरों पर और इसके सिरों पर दोनों का योग होगा, ठीक है। V1 का मान यहां से, V2 का मान यहां से, तो V बराबर क्या बनेगा, E1 माइनस IR1 और प्लस E2 माइनस IR2, ठीक है। देखो विद्युत वाहक बल के जो टर्म है उनको एक साथ कर लो, तो V इज इक्वल्स टू क्या बनता है, E1 प्लस E2, ओके। इन दोनों टर्म में से देखो I कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस I और क्या बनता है R1 प्लस R2, इसको नाम दे दिया आपने समीकरण नंबर 1। यह है जो A व B के मध्य का विभवांतर है। अब मैं ये कहूं कि इसके तुल्य का एक तुल्य प्रतिरोध बनाया आपने, और उस तुल्य प्रतिरोध का जो यहाँ संयोजन है, इस संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है, मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, इसका तुल्य परिपक्ष इस प्रकार से बनेगा, ये मैंने रफली डिनोट किया है, ये बनेगा प्लस माइनस, ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये कैपिटल R, ये R इक्विवेलेंट तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, और इसका हो जाएगा E इक्विवेलेंट तुल्य विद्युत वाहक बल। ये इन दोनों का ये है, तो ये इन दोनों का है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि तुल्य विद्युत वाहक बल संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल किससे डिनोट किया है, E इक्विवेलेंट, ठीक है। वह तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध को डिनोट करते हैं स्मॉल r से, और तुल्य है तो इक्विवेलेंट। उस स्थिति में हो तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण ये तुल्य के लिए भी लिखेंगे तो क्या बनेगी, विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता तो सेम ही रहेगी, क्योंकि ये इसके आपके पास में कुल V को डिनोट किया है, इज इक्वल्स टू ये बनेगा E इक्विवेलेंट माइनस I, धारा भी सेम है, R इक्विवेलेंट। ये समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 भी देखो उसी को रिप्रेजेंट कर रही है, 2 उसके तुल्य को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों एक ही चीज है। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर देखो V इक्वल है, ठीक है। E इक्विवेलेंट के इक्वल क्या आएगा, E इक्विवेलेंट के इक्वल आ गया E1 प्लस E2, और I से I तुलनात्मक रूप से हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव साइन हो गया, तो बच गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू बचा R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहां से अपने को रिजल्ट क्या मिला कि जब दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल ये हैं, आंतरिक प्रतिरोध ये हैं, किसमें जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उस स्थिति में उनका जो तुल्य विद्युत वाहक बल है तो दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा, और उनका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है तो दोनों के आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो ओम के नियम से इस R के सिरों पर विभवांतर, अभी बताया आपको, ओम का नियम है वो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो ओम के नियम से R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, IR,
V बराबर क्या हो जाएगा IR। और अपने को पता है ये देखो इसके समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो जितना V यहां होगा उतना ही V A व B के बीच का होगा। मीन्स ये जो समीकरण है 1 और ये समीकरण है 2, ये दोनों एक ही हैं, ये भी V है ये भी V है। क्लियर है? तो दोनों में अगर अपने IR का मान इस समीकरण 1 में रखें तो देखो क्या मिलेगा अपने को। तो समीकरण 1 से मान रख दिया इसमें, तो IR इज इक्वल्स टू, इसको मैं पुनः प्रारंभिक फॉर्म में रख लेता हूं, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। देखो IR1 को इधर पक्षांतरण कर दें और इस IR2 को भी इधर पक्षांतरण करते हैं, तो नेगेटिव में है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में हो जाएंगे। तो क्या बनता है, IR प्लस IR1 प्लस IR2 इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ये बनेगा। देखो I कॉमन आ गया तो बनेगा R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। तो यहां से I क्या आ गई, उसमें से प्रवाहित धारा, संयोजन में से प्रवाहित धारा I बराबर हो गया E1 प्लस E2 और अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। ये आपके पास में आ जाती है धारा। ठीक है, तो धारा आपके पास में आई तो E1 प्लस E2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, E इक्विवेलेंट, और कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख सकते हो, आंतरिक प्रतिरोध का इक्विवेलेंट। तो इसकी दूसरी समीकरण ये बनती है। तो जो प्रवाहित धारा है वो तुल्य विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध, ये कुल हो गया बाह्य प्लस आंतरिक, कुल प्रतिरोध के अनुपात के तुल्य होता है। ठीक है, अब इसमें अपन कंडीशन अप्लाई करें। ये तो अपने कितने सेल लिए थे, 2। अब अपन कितने सेल लें कि यदि अपने पास में n सेल हैं, कितने सेल हैं, n, और सभी का जो विद्युत वाहक बल है वो समान है। विद्युत वाहक बल क्या है, समान, कितना, E, और उनका जो आंतरिक प्रतिरोध है, उन सभी का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो भी समान है, कितना, R है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में इस समीकरण से देखो I इज इक्वल्स टू E प्लस E, n है, E प्लस E प्लस E प्लस n बार E, तो क्या लिखा जाएगा, NE। ठीक है, अपॉन R प्लस, ये क्या बनेगा, R है, n बार R1 प्लस R2 प्लस R3, सबकी जगह क्या लिखा जाएगा, R, तो ये बनेगा R प्लस R प्लस R प्लस n टाइम R, तो क्या बनेगा, n इंटू R बनेगा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो या फिर आप इस समीकरण से लिख सकते हो। ये जो समीकरण है अपने पास में, इनसे आप E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट लिख सकते हो। E इक्विवेलेंट क्या बनेगा, E प्लस n टाइम E बनेगा, तो NE, और R प्लस R n टाइम R बनेगा, तो NR। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो E इक्विवेलेंट था वो बनेगा NE और R इक्विवेलेंट जो है वो बनेगा NR। तो ये उस स्थिति में धारा हो जाती है। इसका दूसरा रूप आप लिखना चाहें तो इसमें से देखो n कॉमन ले लूंगा, नीचे वाले में से n कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा, NE अपॉन n आ गया कॉमन, R अपॉन n प्लस R, n से n कैंसिल आउट, I बराबर बचेगा E अपॉन R प्लस R अपॉन n। ये आपके पास में जब n सेल जुड़े हैं और सबका विद्युत वाहक बल समान है। अब मैंने कहा कि यदि n की जगह वही 2 सेल जुड़े हुए हैं, वही आपके पास है, लेकिन 2 सेलों का विद्युत वाहक बल क्या है, समान है। 2 सेल हैं जिनका विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध दोनों ही समान है, आंतरिक प्रतिरोध दोनों ही क्या है, समान है। दोनों समान है तो उस स्थिति में E1 बराबर क्या है, E2, और बराबर मैंने मान लिया E के, और R1 बराबर क्या है, R2 बराबर किसके, R के। तो अपन इस समीकरण से भी लिख सकते हैं या इससे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो उसमें से प्रवाहित धारा और तुल्य विद्युत वाहक बल, ये सब चीजें अपने पास क्या क्या प्राप्त होंगी। देखो तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट बराबर, देखो NE है ना, तो n की जगह कितने हैं, 2 सेल, तो क्या बनेगा, 2E। ठीक है, और R इक्विवेलेंट बराबर क्या बनेगा, 2R, है कि नहीं। और इस समीकरण से लिखना चाहें तो इससे धारा क्या बनेगी, धारा बराबर बनेगी E अपॉन
R प्लस R अपॉन 2। ये आपके पास में क्या बन जाती है, ये आपके पास में धारा बन जाती है। ठीक है, ये आप ऐसे इसको लिख सकते हो। क्लियर है। अब इसमें एक कंडीशन और है, कंडीशन ये है कि यदि आप, जैसे कि ये दो बैटरियां थी, इन दो बैटरी में से एक बैटरी की ध्रुवता चेंज करते हैं, दोनों की नहीं करनी, दोनों ही करोगे तो सेम वही रिजल्ट आ जाएगा। एक बैटरी की ध्रुवता चेंज करनी है, मीन्स ये प्लस माइनस है, इसको आप करते हैं कि यहाँ तो प्लस जोड़ दें, यहाँ माइनस जोड़ दें, तो उस स्थिति में थोड़ा सा चेंज होगा। कंडीशन क्या है कि यदि एक बैटरी की ध्रुवता चेंज कर दें, एक बैटरी की ध्रुवता बदल दें, तो क्या होगा, उस स्थिति में जो E इक्विवेलेंट है वो या तो आएगा E1 माइनस E2, या फिर E इक्विवेलेंट बराबर आएगा E2 माइनस E1। एक नेगेटिव हो जाएगा और एक पॉजिटिव। आंतरिक प्रतिरोध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रहेगा R1 प्लस R2। ठीक है, ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपने पास आता है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा जो है वो है अपना टॉपिक समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन की वही परिभाषा जो अपन पहले पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे सेलों की बात है, तो सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल का एक टर्मिनल, एक मीन्स यहाँ पे दो होते हैं, एक धन होता है और एक ऋण होता है, तो प्रत्येक सेल का धन टर्मिनल किसी एक बिंदु से और ऋण टर्मिनल किसी दूसरे बिंदु पर संयोजित होता है, जुड़ा हुआ रहता है, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा, समांतर क्रम। ठीक है, वही दो अपन लेकर चलते हैं कि E1 और E2, E1 और E2 जो विद्युत वाहक बल है, और R1 और R2 आंतरिक प्रतिरोध वाले दो सेल हैं जो कि किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कैसे जुड़ेंगे, देखो ये है एक सेल, इसका ये धन टर्मिनल, ये ऋण टर्मिनल, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, इसका एक सिरा ये दूसरे सेल के इसी सिरे से जुड़ा हुआ है, ये देखो प्लस माइनस, इसका E1 ये E2, ये R1 आंतरिक प्रतिरोध, ये R2। तो प्रत्येक सेल का धन टर्मिनल ये दोनों मैंने एक बिंदु से जोड़ दिए, देखो ये जुड़ गए बिंदु A से, और ऋण टर्मिनल किसी दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं, ये मैंने जोड़ दिए B से। तो ये संयोजन कैसा हो गया, समांतर क्रम संयोजन। अब A व B के बीच में एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया अपन ने, ये बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया है, ये लो, ठीक है, कैपिटल R। जैसे यहाँ पे जोड़ा अपने परिपथ कंप्लीट हुआ, इसमें से क्या प्रवाहित हुई, धारा, और धारा की दिशा होती है धन से ऋण की ओर, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, अब देखो यहां समांतर क्रम है और अपने को पता है कि समांतर क्रम में प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर समान होता है, मीन्स यहां टर्मिनल वोल्टता V है तो यहां पर भी कितनी है, V, और वही यहां पर है, मीन्स इन तीनों के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता का मान कितना, V है। तो फिर क्या चेंज होगा, इसमें धारा विभाजित होती है। क्या विभाजित होती है, धारा विभाजित होती है। तो पहले में से प्रवाहित धारा टोटल I थी, तो पहले में से प्रवाहित धारा में मान लो कितनी है, I1, और दूसरे में से प्रवाहित धारा कितनी है, I2 है। तो दोनों में से प्रवाहित धारा I है, तो कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो प्रथम सेल के लिए अपन लिखें, प्रथम सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता लिखें तो क्या बनेगी, तो प्रथम सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता दोनों के लिए समान है, तो मैं लिख देता हूं V बराबर क्या बनेगा, E1 माइनस IR1। ये उसी समीकरण से लिखा है जो अपन बार बार लिख रहे हैं, V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, कल अपन ने पढ़ी थी, उसी से बार बार अपन लिख रहे हैं। तो V इज इक्वल्स टू E1 माइनस IR1, तो यहां से अपने को I1 का मान चाहिए, सॉरी I1R1। तो क्या समीकरण बनेगी, ये बनेगा I1R1 बराबर E1 माइनस V, तो I1 बराबर बनेगा E1 माइनस V अपॉन R1। ये तो आ गया I1 का मान। दूसरे सेल में से प्रवाहित धारा निकालनी है, तो दूसरे सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता की समीकरण क्या बनेगी, V इज इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2।
धारा यहाँ पे भिन्न भिन्न श्रेणी में धारा समान थी। तो यहाँ से समीकरण बनेगी I2R2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस V। तो यहाँ धारा हो जाएगी I2, धारा क्या हो जाएगी I2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस V अपॉन R2। देखो I1 का मान मिल गया, I2 का मिल गया, समीकरण 1 में रख दो। तो क्या बनेगा समीकरण 1 में रखते ही, देखो तो समीकरण 1 से क्या बनता है, I इज इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। इस R1 का दोनों में भाग दे दें और इस R2 का इसमें भाग दे दें। E1 वाली टर्म एक जगह रख लो, E2 वाली टर्म एक जगह रख लो। तो I बराबर क्या बनेगा, देखो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 बना क्या, ठीक है। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ गया, माइनस के साथ में V कॉमन आ गया और क्या बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। एलसीएम लेके सोल्व करते हैं इन्हें, तो क्या मिलेगा I इज इक्वल टू, देखो यहां से एलसीएम क्या आया R1 R2, एलसीएम आ गया R1 R2, यहां ऊपर आएगा E1 क्या बचा R2 प्लस यहां बचेगा E2 R1। पहली समीकरण तो हो गई ये पहली टर्म, तो माइनस V, यहां एलसीएम फिर से लिया R1 R2, क्या बचेगा R1 प्लस R2, क्या बचेगा R1 प्लस R2। अब अपने को V का मान चाहिए था, इसका चाहिए, तो इसको आप पक्षांतरण करें तो ये क्या बनेगा, देखो V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 और इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, यही बना क्या, और माइनस में क्या बना I बना। लेकिन आपको V की समीकरण चाहिए तो ये इधर चला जाएगा, तो V इज इक्वल्स टू, देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो इस R1 R2 से R1 R2 कैंसिल आउट होगा, नीचे क्या बचेगा R1 प्लस R2। तो समीकरण बनेगी E1 R2 प्लस E2 R1 और अपॉन में R1 R2 से कैंसिल आउट हो गया, जब इधर गया ये हर में था वो अंश में, नीचे बच गया R1 प्लस R2। ये तो फर्स्ट टर्म के लिए माइनस, अब ये तो दोनों के साथ गुणा होगा, दोनों के साथ गुणा होगा तो I इंटू ये बनेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये समीकरण नंबर आ गई 2। V की समीकरण आपको मिल गई। इस समीकरण को अपने ये कहेंगे कि ये जो आपका तुल्य परिपथ है, उस तुल्य परिपथ की अपने पास में क्या है, टर्मिनल वोल्टता है, ठीक है। अब इसी के समकक्ष अपन तुल्य परिपथ यहां भी बना सकते हैं। दोनों का क्या बनेगा, दोनों का ये बना दिया मैंने, ये उनका आंतरिक प्रतिरोध हो गया और ये आपके पास में बाह्य प्रतिरोध हो गया, जैसा अपन ने पहले बनाया था प्लस माइनस। ये धारा I प्रवाहित हो रही है, ये कैपिटल R है, ये E इक्विवेलेंट हो गया, ये R इक्विवेलेंट हो गया। तो इसके तुल्य परिपथ का तुल्य विद्युत वाहक बल E, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो तो उस स्थिति में क्या बनेगा, देखो तो यहां पे अपने को क्या रिजल्ट मिलता है, तुल्य विद्युत वाहक बल आपके पास में हो E इक्विवेलेंट और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हो R इक्विवेलेंट, प्रवाहित धारा टोटल में से कितनी हो I और टर्मिनल वोल्टता हो V, तो समीकरण बनेगी V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। समीकरण नंबर 3 ये तुल्य परिपथ के लिए व्यक्त कर रही है और ये उस परिपथ के परिणामी को व्यक्त कर रही है, दोनों हैं एक ही। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना करने पर, जब तुलना करोगे तो देखो V के यहां पर मैं एक बार लिख के तुलनात्मक रूप से आपको दिखा देता हूं, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो क्या बनता है, देखो V के इक्वल V है, E इक्विवेलेंट के इक्वल ये वाली टर्म है, माइनस I के I है, R इक्विवेलेंट के इक्वल ये वाली टर्म है। तो आपको E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का मान मिल गया और वो क्या मिल गया, तो समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर 2 व 3 से आपको क्या मिला, आपको मिला E इक्विवेलेंट बराबर E1 R2 माइनस प्लस E2 R1 अपॉन में
R1 प्लस R2, ये तो मिल गया आपको E इक्विलेंट। और R इक्विलेंट क्या मिलेगा? R इक्विलेंट आपको मिलता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, ये तुल्य विद्युत वाहक बल। और इन्हीं समीकरण से आपकी जो धारा बनती है वो होती है E इक्विलेंट, I इक्वल्स टू E इक्विलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस R इक्विलेंट। जब अपने को मान चाहिएगा तो अपन यहाँ से E इक्विलेंट का मान निकाल के यहाँ रख देंगे, R इक्विलेंट का मान निकाल के यहाँ रख देंगे। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया। अब इसमें नेक्स्ट कंडीशन अपनी थी वही मान के चले कि यदि दो सेलों के स्थान पर कितने सेल हों? n सेल हों। कितने सेल हों? n। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल समान हो E और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध समान हो R। तो देखो यहां से E इक्विलेंट क्या बनेगा? यहां से E इक्विलेंट क्या बनेगा? E इंटू R बनेगा, प्लस में पुनः यहाँ पे E इंटू R और प्लस n टाइम क्या बनेगा? E इंटू R अपॉन में R1 प्लस R2 मीन्स R प्लस n टाइम क्या बनेगा? R। तो ऊपर क्या बना? n टाइम जुड़ा तो n इंटू E इंटू R अपॉन में नीचे n टाइम जुड़ा तो n इंटू R, n से n कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, तो आपको मिला है क्या? E इक्विलेंट बराबर E, ये मिलता है। इन समांतर में तुल्य विद्युत वाहक बल का मान एक सेल के विद्युत वाहक बल के तुल्य होगा जब समान हो। इसी प्रकार से यहां R इक्विलेंट निकालेंगे तो R इक्विलेंट क्या बनेगा? यहां पे देखो क्या बनेगा आपके पास में, यहां R इंटू R इंटू R इंटू R, इस प्रकार से अपॉन R प्लस R प्लस R प्लस R, ऐसे बनेगा क्या? तो उस स्थिति में ऊपर तो बन जाएगा R के पावर आपके पास में R बचेगा, रिजल्ट निकालेंगे तब, और नीचे बचेगा N। क्या बचेगा? N बचेगा। ठीक है, ये आपको रिजल्ट मिलता है। तो इस स्थिति में जो आपकी धारा है वो I बराबर यहां से लिखूं मैं तो E इक्विलेंट बराबर हो गई E अपॉन में कैपिटल R इक्विलेंट बराबर हो गया R अपॉन N। तो ये सेम वैसा ही प्राप्त हुआ है आपको। ठीक है, इसमें बस मान रख दिए अपन ने। क्लियर है? श्रेणीक्रम संयोजन में यहां पे अपॉन में n था, इसमें तुल्य विद्युत वाहक जो आंतरिक प्रतिरोध है उसके नीचे n है। दूसरी कंडीशन अपन ये लें कि यदि जो आपने सेल लिए हैं, दो सेल लिए हैं, वो दोनों का विद्युत वाहक बल समान हो, E हो, और दोनों का आंतरिक प्रतिरोध भी समान हो, तो अपन इसी समीकरण से निकाल लेंगे। तो E इक्विलेंट तो चाहे कितने भी जोड़ दो कितना आएगा? E, और R इक्विलेंट बराबर कितना आएगा? R अपॉन जितनी संख्या है, यहाँ पे संख्या कितनी ली है? 2। तो I बराबर क्या बन गया? E अपॉन में R प्लस R अपॉन 2। ये हो जाती है जब दोनों का विद्युत वाहक बल समान हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ज्यादातर भिन्न भिन्न के लिए आता है कि दो भिन्न भिन्न विद्युत वाहक बल और भिन्न भिन्न आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनमें प्रवाहित धारा कितनी होगी, या तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा, या तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ये हो गया, तुल्य विद्युत वाहक बल ये है और धारा ये है। यदि दोनों का समान हो तो यहां तक आप उसको निकाल कर उसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका समांतर क्रम संयोजन और सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन समाप्त हुआ। ठीक है, अब इससे जो भी संबंधित आपके कुछ डाउट्स हैं वो आप उनको पूछ सकते हो। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप उसको कृपया करके लाइक करें। धन्यवाद।